आज सुनिए हिंदी की जानी मानी प्रख्यात लेखिका नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी खोल दो खिड़कियाँ। तो शुरू करते हैं कहानी खोल दो खिड़कियाँ। कॉलेज में कैंपस में प्रथम दिन, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के पश्चात मन में एक नई उमंग, नए कॉलेज में जाने का। इस छोटे से शहर में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मात्र एक ही कॉलेज है। इसमें भी सहशिक्षा प्रणाली लागू है। शहर में बालिकाओं के लिए इंटर तक के 2-3 कॉलेज हैं, किंतु इंटर के पश्चात उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाओं के लिए अलग से डिग्री कॉलेज नहीं है। अतः लड़कियां आगे की पढ़ाई लड़कों के साथ सहशिक्षा वाले इस कॉलेज में करती हैं। मन में घबराहट, संकोच व कुछ कुछ डर भी कि लड़कों के साथ पढ़ना है। सच कहूँ तो एक छवि पूर्वाग्रह से ग्रस्त कि लड़के अच्छे नहीं होते, लड़कियों के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रखते, आदि आदि। मन में कुछ इसी प्रकार की धारणा लेकर जैसे ही कैंपस में दाखिल हुई, स्थान स्थान पर लड़कों के झुंड दिखने लगे। मैं अपनी सहपाठी सौम्या के साथ थी, फिर भी चलते समय अपनी दृष्टि जमीन में गड़ाए चुपचाप छात्राओं के लिए बने कक्ष की ओर बढ़ रही थी। कमोबेश यही स्थिति मेरे साथ चल रही सौम्या की थी। उसकी भी दृष्टि नीचे की ओर झुकी थी। उसके चेहरे पर भी संकोच के भाव थे। हम शीघ्रता से छात्राओं के कक्ष में पहुंच जाना चाह रही थीं, अतः हम शीघ्रता से चल रही थीं। किंतु हमारे व छात्राओं के कक्ष के मध्य वो लंबा गलियारा नुमा बरामदा था। किसी प्रकार हिलते घबराते हम दोनों छात्राओं के कक्ष तक पहुंच ही गए। छात्राओं के कक्ष में पहुंचकर हमने अपनी दृष्टि ऊपर की ओर उठाई तथा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े। इस कक्ष में आकर संकोच का लबादा उतार कर हम भी लड़कियों के साथ बातचीत शोरगुल में शामिल हो गईं। कुछ ही देर में मैं भूल गई कि कॉलेज के गेट से यहाँ तक आते आते मैं और सौम्या कितनी सहमी हुई थी। कुछ देर में हमारी कक्षाओं का समय हो गया और हम अपनी कक्षाओं की ओर जाने लगी। हमें नोटिस बोर्ड से अपने अपने विषय के पीरियड्स और कक्ष संख्या भी नोट करना था, अतः हम नोटिस बोर्ड की ओर बढ़ गए। नोटिस बोर्ड के पास लड़कों की भीड़ थी। सबने बोर्ड घेर रखा था। कारण कॉलेज खुलने का एक प्रथम सप्ताह था। सभी शीघ्रतया शीघ्र अपने अपने विषयों का समय चक्र व कक्ष संख्या जान लेना चाह रहे थे। मैं और सौम्या लड़कों की भीड़ देखकर पीछे हटकर खड़े हो गए। कुछ देर तक हम यूं ही खड़े रहे। जब भीड़ कुछ कम हुई तब जाकर हम अपने अपने विषय की समय सारणी और कक्ष संख्या नोट कर पाए। शनै शनै दिन व्यतीत होने लगे। कॉलेज आते जाते समय के साथ धीरे धीरे लड़कों के प्रति मेरी झिझक व संकोच कम होती जा रही थी। उनके प्रति मेरी ये धारणा कि वे बुरे होते हैं अब कम होने लगी थी। अब मैं अपनी कक्षा में पढ़ने में रुचि रखने वाले लड़कों से बातचीत भी कर लेती। यदि कभी किसी दिन कॉलेज नहीं जा पाती, उस दिन का छूटा हुआ काम उनसे पूछ लेती, कॉपियाँ भी मांग लेती। कुछ लड़के स्वयं पढ़ने में मेधावी तो थे ही, साथ ही किसी की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते। वे कॉलेज की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते, मात्र पुस्तकीय शिक्षा में ही नहीं। ऐसे लड़कों को मैं पहचानने लगी थी। धीरे धीरे लड़कों से मैं घुलने मिलने लगी। कितने अच्छे दिन थे वे। कॉलेज के वे दिन बसंत ऋतु की भांति मादक मनमोहक थे, तो रातें शरद की रातों की भांति तारों भरी। कॉलेज में पढ़ाई के साथ ही साथ मैं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बराबर हिस्सा लेती। मैं गाने में रुचि रखती थी। मेरी मित्र कहा करती थी कि मैं अच्छा गा लेती हूँ। मुझे गज़लें गाना पसंद था। प्रेम रस में भीगी गज़लें व सूफ़ी गाने मैं कॉलेज के कार्यक्रमों में मंच पर गा देती। तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे ऐसा लगता कदाचित मैंने अच्छा गाया है। कॉलेज की गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण कॉलेज के छात्र छात्राएं व अध्यापक मुझे मेरे नाम से जानने लगे थे। इन गतिविधियों के कारण मैं भीड़ से कुछ अलग थी। इस बात की अनुभूति मुझे तब होती जब कोई सहपाठी मुझे मेरे नाम से पुकार कर विषय से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता, जबकि मैं उसे नहीं पहचानती। उन दिनों की स्मृतियां अब भी मेरे मन मस्तिष्क में चलचित्र की भांति यदाकदा घूम जाती। सपनों के संसार में रची गई किसी प्रेम कहानी सा, सुखद, आकर्षक व बहुरंगी चित्र सा। कॉलेज के दिनों की स्मृतियां समक्ष हों और वो मुझे विस्मृत हो जाए, ये भला कैसे हो सकता है। वो मेरे साथ ही पढ़ता था। दुबला पतला गेहूं रंग का आकर्षक सा वो लंबा लड़का, सीधा व देखने में साधारण सा था। अन्य लड़कों की अपेक्षा वो कुछ धीर गंभीर सा रहता। कक्षा के कुछ मेधावी छात्रों में था वो।
मैं उसकी ओर कभी ध्यान न देती, यदि कक्षा में बहुधा उसे अपनी ओर देखते न पाती। कभी कभी ये देखने के लिए कि कहीं वो मेरी ओर देख तो नहीं रहा है, मैं उसकी ओर देखती और उसे अपनी ओर देखते हुए पाकर मेरी दृष्टि उससे टकरा जाती। मैं शीघ्रता से अपनी दृष्टि नीचे झुका लेती या दूसरी ओर घुमा लेती। मैं समझने का प्रयत्न करती कि आखिर वो मेरी ओर देखता क्यों रहता है। एक दिन कॉलेज से मैं घर जा रही थी कि सहसा पीछे से किसी ने आवाज़ दी, आकांक्षा। मैंने पलट कर देखा, मुझे आवाज़ देने वाला वही लड़का था। मैं रुक गई। मेरे साथ सौम्या व एक अन्य लड़की भी थी। हाँ बताओ, मैंने तत्काल उससे कहा। आप अपनी केमिस्ट्री की कॉपी मुझे दे सकती हैं? उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। हाँ हाँ ले लो, कहकर मैं अपने बैग से कॉपी निकालने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे इस बीच वो ध्यान से मेरी ओर देख रहा है। कॉपी निकाल कर उसको देकर शीघ्रता से मैं आगे बढ़ गई। ये सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि 2 कदम आगे बढ़ने पर उसके थैंक्स कहने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं पीछे देखे बिना चली आई। दूसरे दिन क्लास में थैंक्स के साथ कॉपी उसने वापस कर दी। कॉपी उससे लेकर मैं उसके पन्ने पलटने लगी। मैंने सुना था लड़के पढ़ने के बहाने लड़कियों से कॉपियाँ लेकर उसमें प्रेम पत्र रख देते हैं। इसी आशंका से मैं अपनी कॉपी का निरीक्षण करने लगी। कॉपी में किसी अवांछित वस्तु को न पाकर मैं संतुष्ट हो गई। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते जा रहे थे। समय चक्र के अनुसार ऋतुएं भी बदलती रहीं। 1 वर्ष व्यतीत हो गए। सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया। मार्च महीना प्रारंभ हो गया था। वार्षिक परीक्षाएं होने वाली थीं। सत्र के समापन में कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था। सभी छात्र उत्साहपूर्वक पार्टी की तैयारियों में जुट गए थे। कॉलेज के बड़े मैदान में मंच बनाया गया था। छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपनी रुचि के अनुसार गायन, वादन, नृत्य, चुटकुले, नाटिकाओं इत्यादि की तैयारियों में लगे थे। इस अवसर के लिए मैंने भी सूफियाना गीत तैयार किया था। वो कॉलेज के फेयरवेल की शाम थी। कार्यक्रम का समय शाम 5 बजे से 8 बजे तक का था। वो शाम अत्यंत खूबसूरत थी। यूँ भी मार्च माह की शाम बहुत खूबसूरत होती है, उस पर युवावस्था व कॉलेज के दिनों की शाम। सब कुछ अच्छा लग रहा था। कार्यक्रम में भाग लेने वाली लड़कियां तैयार होकर मंच के पीछे बैठकर अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थीं। मैं भी मंच के पीछे बैठकर अपनी बारी की प्रतीक्षा में थी। सहसा मंच पर किसी गिटार वादन की उद्घोषणा होने लगी। उद्घोषक ने छात्र का नाम विलाल अहमद बताया। मैं विलाल नाम के छात्र को पहचानती नहीं थी। गिटार पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली स्वर लहरियां हवाओं में गूंजने लगीं। गिटार की मधुर धुन ने मुझे विवश कर दिया गिटार वादक को देखने के लिए। मुख्य मंच के नेपथ्य में खड़ी मैं पर्दे के कोने को सरकाकर गिटार वादक को पहचानने का प्रयत्न करने लगी। ओह, इतना मधुर गिटार तो मेरे साथ पढ़ने वाला वो लड़का बजा रहा है, वो जो मुझे कक्षा में छुप छुप कर देखा करता है। तो उसका नाम विलाल है। मैं मन ही मन बुदबुदा उठी। बाद में मुझे विलाल का गाना भी सुनने का अवसर मिला। वो अवसर था सत्र के अंतिम शनिवार को कॉलेज में होने वाली अंत्याक्षरी का। इस अवसर पर सबने गाने गाए। किसी ने रोमांटिक तो किसी ने दर्द भरे गीत गाए। विलाल ने भी एक प्रेम भरा गीत गाया था। उस दिन मुझे उसकी इस खूबी का ज्ञात हुआ कि वो गाता भी बहुत अच्छा है। उसकी प्रशंसक बनते बनते न जाने कब शनै शनै में उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। वो मुझे अच्छा लगने लगा। उसके चेहरे पर रहने वाली गंभीरता व उदासी के भाव मुझे अच्छे लगते। क्लास में पढ़ते पढ़ते वो मुझे देखा करता। अब मेरी दृष्टि भी स्वतः उसकी ओर उठ जाती। विलाल के घर परिवार के विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था, न ही कि वो कहाँ रहता है, उसके घर में कौन कौन है, न ही जानने की जिज्ञासा। एक दिन विलाल ने मेरी कॉपी मांगी। दूसरे दिन उसने कॉपी वापस कर दी। कुछ दिनों पश्चात न जाने क्या ढूंढने के प्रयास में मैं उस कॉपी के पन्ने पलटने लगी। कॉपी के पीछे के पेज पर मुझे 4 पंक्तियों की एक खूबसूरत रोमांटिक कविता लिखी हुई मिली, जिसे निश्चित रूप से विलाल ने ही लिखी थी। कविता की चारों पंक्तियां बेहद भावनात्मक व हृदयस्पर्शी थीं। मैंने उन्हें कई बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। मन सोच रहा था कि कहीं विलाल ने उसे मेरे लिए तो नहीं लिखा है। कदाचित हाँ, अन्यथा मेरी कॉपी के पिछले पन्ने पर लिखने का क्या औचित्य। मन प्रफुल्लित रहने लगा। अगली बार विलाल ने मेरी कॉपी में एक लाल गुलाब का फूल रख दिया था।
गुलाब की खुशबू से महक महक उठा था मेरा संपूर्ण वजूद। विद्यार्थी जीवन के युवा दिन और विलाल के समीप होने की अनुभूति मेरे दिन रात गुलाल के रंगों में डूबते जा रहे थे। फागुनी हवाओं की भांति मेरे भीतर भी एक सुरूर सा व्याप्त होता जा रहा था। कॉलेज पहुंचकर मेरे नेत्र उसे ढूंढते रहते। क्लास के अतिरिक्त वो कभी कभी मुझे क्लास के बाहर भी दिखाई देता था। कभी कभी का उसका दिख जाना प्रतिदिन मुझे उसकी प्रतीक्षा करवाता। जब तक वो मुझे दिखाई न देता मेरा मन उसे देखने के लिए व्याकुल रहता। विलाल मेरे लिए क्या सोचता, उसके हृदय में भी मेरे लिए क्या ऐसी ही अनुभूति थी, ये जाने बिना मैं उसकी ओर खिंचती चली जा रही थी। क्षण प्रतिक्षण विलाल मेरी कल्पनाओं में विचरण करने लगा। भविष्य में विलाल मेरे साथ रहेगा या नहीं, वो मेरा जीवन साथी बनकर मेरा साथ निभाएगा या नहीं, ये सब कुछ सोचे बिना विलाल मेरा पहला प्यार, मेरे जीवन में प्रस्फुटित प्रेम का प्रथम अंकुर, प्रेम की प्रथम अनुभूति बन गया था। उन खूबसूरत दिनों में मेरे साथ कुछ था तो मात्र मेरा सपना कि पढ़ लिख कर प्रशासनिक अधिकारी या वकील बनना, और मात्र विलाल। दिन हवाओं के पंखों पर सवार होकर उड़ते चले जा रहे थे। देखते देखते स्नातक के 3 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन परीक्षाओं के पश्चात ग्रीष्मावकाश हो गया। आगे मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी थी, अतः मैंने ग्रीष्मावकाश में ही कोचिंग कक्षाओं में प्रवेश ले लिया और पुनः कॉलेज नहीं जा पाई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए ही मैंने लॉ कॉलेज में प्रवेश ले लिया। दिन में लॉ कॉलेज, शाम को कोचिंग, इन सब में समय का सामंजस्य बैठाते बैठाते 1 वर्ष अत्यंत व्यस्तता में व्यतीत हुआ। इस अवधि में मुझे अपना पुराना कॉलेज व विलाल बिल्कुल याद नहीं आए। एक दिन मेरे साथ पढ़ने वाली सौम्या मुझे मिल गई। वो अभी उसी कॉलेज में परा स्नातक की शिक्षा ले रही थी। उसे देखकर मुझे अपने पुराने कॉलेज के दिनों की याद आ गई। उसने मुझसे मेरे वर्तमान के विषय में पूछा और मैंने उससे उन सहपाठियों के विषय में पूछा जो मेरे साथ पढ़ते थे। उसने बताया कि विलाल ने उसी वर्ष वो कॉलेज छोड़कर कहीं और प्रवेश ले लिया था। कहाँ, किस कॉलेज में, उसे ज्ञात नहीं। मुझे जानने की उत्सुकता भी नहीं थी। वो कदाचित अलहड़ उम्र का प्रथम आकर्षण था जो जितनी तीव्र गति से उत्पन्न हुआ था उससे भी तीव्र गति से हृदय की गहराइयों में उतरकर विस्मृतियों के गर्त में समा गया। लगभग 3 वर्षों के पश्चात मेरा चयन कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शिक्षा अधिकारी के पद पर हो गया तथा 2 वर्ष पूर्व तय हुआ मेरा विवाह भी संपन्न हो गया। विगत दिनों और कॉलेज के साथियों को विस्मृत कर वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ने लगी। नौकरी के साथ साथ घर गृहस्थी की व्यस्तता क्या इतनी अधिक होती है कि जीवन के 20 वर्ष व्यतीत हो जाएं और हमें इतनी बड़ी अवधि के गुजर जाने का आभास तक ना हो। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। देखते देखते मेरी बेटी 18 वर्ष की हो गई है और बेटा जयवर्धन 16 वर्ष का। दोनों बच्चे अपनी शिक्षा व कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। आगे लेने वाले व्यावसायिक व तकनीकी कोर्स की चर्चा वे घर में करने लगे हैं। नौकरी की अच्छाइयों व कठिनाइयों के साथ मेरे दिन व्यतीत हो रहे थे कि बढ़ते बच्चों के साथ नई नई समस्याएं मेरे समक्ष आने लगी थीं। इन समस्याओं के समाधान के प्रयास में मुझे मेरे कॉलेज के दिन भी यदा कदा विस्मृतियों के गर्त से बाहर निकल आते। मैं इन्हें समस्या कहूँ या जीवन की चुनौतियों का स्वाभाविक हिस्सा मान लूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैं बच्चों को लेकर माता पिता में होने वाली चिंता को इस समय की स्वाभाविक प्रक्रिया मान लूँ तो ये जटिलताएं कदाचित स्वतः सरल हो जाएंगी। किशोर वैसे युवावस्था की ओर बढ़ते बच्चों के भविष्य की चिंता व सुरक्षा को लेकर आशंका मुझे चिंतित कर ही देती। इसी भावना के कारण माता पिता कभी कभी बच्चों पर दबाव बना देते तो कभी बच्चे भी हटकर उनकी बात नहीं सुनते या नहीं मानते। आधुनिक शब्दावली में कहूँ तो जनरेशन गैप की इसी समस्या से मैं जूझ रही थी। बच्चों की असुरक्षा को लेकर ये जनरेशन गैप बढ़ता ही जा रहा था। बच्चों की असुरक्षा क्या थी, किस प्रकार की थी, ये भी तो स्पष्ट नहीं था, जिससे एक माँ कोई सुरक्षा घेरा बच्चों के इर्द गिर्द बना देती। मेरे समय के विद्यार्थी जीवन और शिक्षा पद्धति तथा आज के समय के विद्यार्थी जीवन और शिक्षा पद्धति में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। कॉलेज के लड़के लड़कियों का खुला व्यवहार व पहनावा कभी कभी मुझे अत्यंत व्याकुल कर देता। मैं पुराने विचारों की कतई नहीं हूँ, शिक्षित हूँ व प्रशासनिक सेवा से संबद्ध हूँ, फिर भी बच्चों को लेकर चिंतित रहने लगी हूँ। मेरी बेटी अरुंधति
गाड़ी व ड्राइवर के होते हुए भी अपनी स्कूटी से कॉलेज जाती है। मेरे मना करने के पश्चात भी स्कूटी के पीछे की सीट पर किसी न किसी सहपाठी को बैठा लेती है। पीछे बैठा सहपाठी लड़की हो या लड़का, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, किंतु मुझे तो पड़ता है। समझाने पर डोंट वरी मम्मा, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अच्छे बुरे की समझ है, कहकर लापरवाही से निकल जाती है। मैं जानती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं, किंतु माँ का हृदय न जाने क्यों आशंकित रहता है। मुझे लड़कियों के मॉडर्न कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। मेरा मानना है कि लड़कियाँ जब तक कॉलेज जा रही हैं तब तक उन्हें अपने वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए। लड़कियों के ढके कपड़े ही अच्छे लगते हैं। मैं अपनी बेटी को यही समझाने का प्रयत्न करती हूँ, किंतु सभी बच्चे इसी वातावरण में पल बढ़ रहे हैं तो मैं स्वयं को विवश पाती हूँ। ऐसे में मुझे मेरे कॉलेज का प्रथम दिन स्मरण आने लगता है, जब मैं सौम्या के साथ घबराती हुई कॉलेज पहुँची थी। कितना परिवर्तन आ गया है उस समय और आज के समय में। मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता का कारण ना तो मेरा प्रमोशन है, ना मेरे पति का मनचाहे स्थान का स्थानांतरण, बल्कि इस प्रसन्नता का कारण है अरुंधति का बीटेक के प्रथम सेमेस्टर में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाना है। अरुंधति के परीक्षा परिणाम को देखकर मैं मन ही मन स्वयं पर हंस पड़ी कि बच्चों को लेकर मैं नाहक इतनी पॉजिटिव रहती हूँ। आजकल के बच्चे आधुनिकता का मात्र पहनावा ही नहीं पहनते, बल्कि विचारों से भी आधुनिक व समझदार हैं। संतुष्ट होकर मैं घर व कार्यालय के दायित्वों का निर्वहन करने में व्यस्त हो गई। शनय शनय दिन व्यतीत होते जा रहे थे। इस वर्ष मेरे बेटे जयवर्धन ने भी प्रबंधन में ग्रेजुएशन करने हेतु प्रवेश ले लिया है। वो भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है। उसका अधिकांश समय तो क्लास व कोचिंग में व्यतीत हो जाता, शेष समय वो लैपटॉप लेकर बैठ जाता। मैं जानती हूँ कि मेरे समय की पूरी शिक्षा प्रणाली पुस्तक केंद्रित थी। आज के बच्चे पुस्तकों से अधिक इंटरनेट माध्यम से नवीन जानकारी प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये आवश्यक अंग बनता जा रहा है। जयवर्धन जब भी लैपटॉप खोलता वो बाह्य दुनिया से बेखबर हो जाता। खाने पीने का समय भी अव्यवस्थित हो जाता। मैं चिंतित हो उठती, ये सोचकर कि कहीं वो इस आभासी संसार के जाल में तो नहीं उलझ रहा है। अतः मैं पानी पूछने या किसी अन्य बहाने से स्टडी कक्ष में जाकर जयवर्धन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती। जयवर्धन किशोर वय का बच्चा है। इस उम्र में बच्चों का शरीर अवश्य बढ़ जाता है, किंतु मन मस्तिष्क में बाल सुलभ अलहड़ता विद्यमान रहती है। यद्यप मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चों के कक्ष में जाकर उनकी स्वतंत्रता में इस प्रकार चोरी छुपे दखल देना। समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष अरुंधति का बीटेक में तीसरा वर्ष है। पहले की अपेक्षा अब वो अपने बनाव, श्रृंगार व पहनावे पर अधिक ध्यान देने लगी है। मैं चुपचाप देखती हूँ उसे दर्पण के समक्ष खड़े होकर स्वयं को निहारते हुए। मन में पुनः वही आशंका कि कहीं वो किसी लड़के की ओर आकर्षित तो नहीं हो रही है। कई बार मन में ये विचार भी आता है कि उसके आधुनिक पहनावे पर प्रतिबंध लगा दूं, किंतु ये सोचकर खामोशी अख्तियार कर लेती हूँ कि मैं आधुनिक समय की माँ हूँ। कार्यालय में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाली माँ हूँ। किसी समय में मैं भी कॉलेज जाती थी। मैंने तो अपने माता पिता की भावनाओं को कभी चोट नहीं पहुँचाई। मैं दकियानूसी तो नहीं होती जा रही हूँ। कभी बच्चों की फिक्र तो कभी बेफिक्री में दिन व्यतीत होते जा रहे हैं। बीटेक पूरा होने में अरुंधति की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा शेष थी। कैंपस सिलेक्शन के लिए वो तैयारी कर रही थी। मेरी इच्छा यही थी कि उसका चयन इसी शहर में कहीं पर हो। बहुत से बच्चे नौकरी हेतु बाहर जाने को भी तैयार थे, किंतु मैं अरुंधति को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थी। अरुंधति की बातों से ऐसा प्रतीत होता कि वो जॉब के लिए बाहर जाने को उत्सुक है। आजकल जब भी वो कॉलेज से घर आती, दूसरे शहरों जाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत बच्चों के किस्से सुनाती। मैं जानती थी कि वो मुझे मानसिक रूप से तैयार करना चाहती है, ताकि यदि उसे जॉब के लिए बाहर भेजना पड़े तो मैं भेज दूँ। बच्चों के प्रति कभी सख्त तो कभी नरम मेरे स्वभाव से वो परिचित है। एक दिन अरुंधति कॉलेज नहीं गई। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसके सभी कोर्स अध्यापकों द्वारा पूरे करा दिए गए हैं। परीक्षा की तैयारियां घर पर रहकर भी पूरी की जा सकती हैं। उसका सोचना सही था। वो घर में रहकर परीक्षा की तैयारी करने लगी। एक शाम मैं कार्यालय से घर आई तो घर के गेट पर एक गाड़ी खड़ी मिली। गाड़ी अपरिचित लगी। घर के अंदर गई तो देखा
ड्राइंग रूम में एक सोफे पर जयवर्धन के साथ एक और लड़का बैठा है। मुझे देखते ही वो हाथ जोड़कर नमस्ते करता हुआ खड़ा हो गया। बैठो, मैंने तत्काल उसे बैठने का संकेत करते हुए कहा। मम्मा, ये दिव्यांश भैया हैं, जयवर्धन ने उसका परिचय मुझसे कराते हुए कहा। अच्छा अच्छा, मैंने कहा। मैंने दिव्यांश को इससे पहले कभी घर पर नहीं देखा था, जबकि जयवर्धन के मित्रों से मैं परिचित थी। दीदी के साथ पढ़ते हैं, उसने आगे कहा। यह सुनकर मैंने दिव्यांश को कुछ कुछ इग्नोर किया और अंदर आ गई। अरुंधति किचन में कुछ कर रही थी। मुझे देखते हुए बोल पड़ी, मम्मी, दिव्यांश की इच्छा कॉफ़ी पीने की हो रही थी। ठीक है, कहकर वहाँ से मैं अपने कमरे में चली आई। कमरे में चेंज करते समय मैं सोचती रही कि दिव्यांश से अरुंधति की मित्रता का क्या अर्थ है। मन में आशंका उठ रही थी कि कहीं अरुंधति किसी गलत लड़के से संपर्क में तो नहीं है। सोच सोच कर व्याकुल होती रही। मैं ड्राइंग रूम में जाकर दिव्यांश से उसके यहाँ आने का कारण पूछना चाहती थी कि तब तक गेट से गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैं समझ गई कि दिव्यांश जा रहा है। अरुंधति ने आकर कॉफ़ी के लिए मुझसे पूछा। मेरी स्वीकारोक्ति पाकर कॉफ़ी का प्याला मेरे कक्ष में रखकर चली गई। मैंने देखा वो अपनी कॉफ़ी का प्याला पकड़े कुछ पढ़ रही थी, कदाचित अपने विषय से संबंधित कोई पुस्तक। शाम को अभय मतलब मेरे पति के कार्यालय से घर आने पर मैंने उनको दिव्यांश के आने की घटना से अवगत करा दिया। आखिरकार वो घटना मेरे लिए महत्वपूर्ण जो थी। अभय ने पूरी घटना सुनने के पश्चात जो कहा उसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि कहीं मेरी सोच आज के समय से पीछे तो नहीं है। तो क्या हो गया, दिव्यांश नाम का लड़का घर में आ गया तो? आज के बच्चे, लड़के लड़कियां सब एक साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे से मित्रवत रहते हैं। ये कहाँ की पुरानी बातें लेकर बैठ गई तुम? अपने समय और उस समय की बातों को भूल जाओ। मैं अभय की बातें आश्चर्य से सुन रही थी। उस समय लड़के लड़कियां एक दूसरे की ओर देखते तक नहीं थे, बातें करना तो दूर की बात थी। अभय ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। मैं दकियानूसी नहीं हूँ, मैं अभय की बात से भी सहमत नहीं हूँ, किंतु बात मेरे बच्चों से जुड़ी है, अतः मैं चुप रही। समय आगे बढ़ता रहा। अरुंधति का कैंपस चयन पूरा हुआ। जिस बात की आशंका थी वही बात हुई। अरुंधति को शहर से बाहर बहुराष्ट्रीय कंपनी में जॉब मिला। बाहर न जाने की बात उसने बड़ी मुश्किल से मानी। मेरी बात मानते हुए उसने बैंकिंग की तैयारी प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष के अंदर उसका चयन बैंक में हो गया। मैं प्रसन्न थी कि अरुंधति समझदार लड़की है। उसने मेरी बात मानी। अपनी माँ पर उसका विश्वास मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रेनिंग के लिए अरुंधति को बाहर जाना था। इस नौकरी के लिए उसे बाहर भेजने में मुझे कोई आपत्ति न थी, क्योंकि यह भविष्य के लिए सुरक्षित नौकरी थी। अरुंधति ट्रेनिंग पर जाने की तैयारियों में लग गई। हम भी माता पिता का उत्तरदायित्व निभाने की तैयारी में भी थे। उसके लिए योग्य जीवन साथी की तलाश मैंने व अभय ने अपने अपने स्तर पर प्रारंभ कर दी थी। दिव्यांश यदा कदा घर आता रहता। जयवर्धन से उसने अच्छी खासी मित्रता कर ली थी। ट्रेनिंग में जाने से एक दिन पूर्व मैंने देखा अरुंधति काफ़ी देर से किसी से फ़ोन पर बातें कर रही है। आजकल वो अक्सर ही ऐसा करती दिखती है। अभय उसे ऐसा करते देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को समझने का व्यवहारिक दृष्टिकोण अभय से अधिक मुझ में है। आज मैं अरुंधति से पूछ बैठी कि वो इतनी देर से किससे बातें कर रही है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली जिससे उसके माता पिता को तकलीफ हो। यह भी कि वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप रही है, एक अच्छी बेटी है वो। मैंने पूछना आवश्यक समझा। मेरे द्वारा पूछते उसने कहा, मम्मा, दिव्यांश से बातें हो रही हैं। दिव्यांश से इतनी देर तक क्यों बातें कर रही हो? मैंने कहा। अरुंधति का चेहरा फीका पड़ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे अरुंधति के प्रति मैंने कुछ कठोर रवैया अपना लिया है, किंतु हृदय के भावों को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया मैंने। मेरी बातें सुनकर अरुंधति ने कहा, कुछ नहीं। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। जाते जाते मैंने देखा उसका चेहरा कुछ उदास हो गया था। कुछ ही देर में अभय कार्यालय से आ गए। चाय इत्यादि पीने के पश्चात हम सब ड्राइंग रूम में बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। हम अपनी बातें कम, अरुंधति व जयवर्धन की बातें ज़्यादा सुन रहे थे। कुछ देर पश्चात सहसा दरवाजे की घंटी बज उठी। अभय ने दरवाज़ा खोला। दिव्यांश था। उसने अत्यंत शालीनतापूर्वक मेरा व अभय का अभिवादन किया। वो अभय से बातें करने लगा। अभय उससे पहली बार मिल रहे थे।
मैं वहाँ से आकर रसोई में दिव्यांश के लिए चाय बनाने लगी। इतने में अरुंधति रसोई में मेरे पास आ गई। दिव्यांश क्यों आया है यहाँ? मैंने तो उसे यहाँ आने और फ़ोन करने के लिए मना किया है, उसने कुछ तल्खी भरे स्वर में कहा। मुझे नहीं पता, वो पापा से बातें कर रहा है, मैंने नर्म होते हुए कहा। मेरी बात सुनकर अरुंधति चली गई। प्लेट में खाने के लिए स्नैक्स रखते रखते मैं सोच रही थी कि दिव्यांश कितना शालीन और संस्कारी दिखता है, कितनी धीमी आवाज़ में शालीनता से बातें करता है। अरुंधति बताती है कि वो धनाढ्य परिवार का लड़का है, किंतु उसके व्यवहार से कहीं भी इस बात का घमंड परिलक्षित नहीं होता। मैं चाय लेकर ड्राइंग रूम में जाने लगी, दिव्यांश के प्रति अपने विचारों को विराम देते हुए कि मुझे लेना देना है उसकी अच्छाइयों व कमियों से। चाय की ट्रे मेज पर रखकर दिव्यांश से चाय पीने के लिए कह मैं भी सोफे पर बैठ गई। मैंने देखा अरुंधति ड्राइंग रूम में नहीं थी। कदाचित वो अपने कक्ष में पैकिंग कर रही होगी। अभी पैकिंग का कुछ काम शेष था। इस समय ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसर गया था। सभी चुपचाप बैठे थे। मैं इस सन्नाटे का अर्थ नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि अभी अभी तो दिव्यांश और अभय में इधर उधर की खूब बातें हो रही थी। दिव्यांश चाय पीने लगा। दिव्यांश अरुंधति से विवाह करना चाहते हैं। ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। अभय की बातें सुनकर मैं हतप्रभ से अभय को देख रही थी और अभय मुझे। दिव्यांश निश्चिंत होकर चाय पीते हुए हमारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। विवाह? किंतु अरुंधति ने तो नहीं बताया, मैंने कहा। जी आंटी, उससे पूछ लीजिए, निश्चिंत होकर दिव्यांश ने कहा। हाँ हाँ, उससे भी पूछूंगी। पहले ये बताओ कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुमने अपने माता पिता से पूछा या स्वयं ही? नहीं नहीं आंटी, आप बेफिक्र रहें, इस बारे में मैंने अपने माता पिता को सब बता दिया है। मेरी बात पूरी होने से पूर्व ही दिव्यांश बोल पड़ा। ठीक है, इस बारे में हम सभी मिलजुल कर विचार कर तुम्हारे घर वालों से मिलेंगे, अभय ने दिव्यांश से कहा। कुछ देर में दिव्यांश चला गया। तुम्हें पता था क्या दिव्यांश यहाँ क्यों आया था? मैंने अरुंधति से पूछा। जी मम्मा, दिव्यांश अच्छा लड़का है, मैं भी उससे ही विवाह करना चाहूँगी। अरुंधति का स्पष्ट उत्तर मुझे बुरा नहीं लगा। मैं अपने समय और युवावस्था के बारे में सोचने लगी। हमारे समय में लड़कियों में जीवन के प्रति स्पष्ट निर्णय लेने का साहस था? कदापि नहीं। तभी तो मैं अपने प्रथम आकर्षण बिलाल के बारे में आगे सोच न सकी, उसे व्यक्त भी न कर पाई। अब तो मुझे उसका चेहरा भी ठीक से याद नहीं। यदि वो अकस्मात कहीं मिल गया तो उसे पहचान भी नहीं पाऊंगी मैं। किंतु ये जानती हूँ कि मन का एक कोना अब भी मेरे प्रथम प्रेम के लिए रिक्त रहता है। उसका एहसास यदा कदा हृदय में एक टीस सा उत्पन्न करता रहता है। जब से अरुंधति बड़ी होने लगी थी, यही कोई 9वीं-10वीं कक्षा में पहुंची होगी, तब से ही अभय सीधे सीधे अरुंधति से कोई बात नहीं करते, विशेषकर विवादास्पद मामलों में। करियर चुनने को लेकर हो या विषय और पढ़ाई चुनने को लेकर हो, उसके और अपने बीच में मुझे रखते। मैं जानती हूँ कि एक पिता बच्चों से प्यार तो बहुत करता है, किंतु उनके और अपने बीच एक सम्मानजनक व्यवहार भी कायम रखना चाहता है। दिव्यांश किस जाति से संबंध रखता है, क्या तुम जानती हो? अरुंधति और जयवर्धन अपने अपने कक्ष में थे, अतः अवसर देखकर अभय ने मुझसे पूछा। नहीं, मैं कैसे जानूंगी, ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि बच्चों से पूछूं, मैंने कहा। अभय मेरी ओर देख रहे थे। अभी अरुंधति से पूछकर बताती हूँ। ड्राइंग रूम से उठकर मैं अंदर आ गई। अरुंधति अपने कक्ष में थी। इस समय मैं उसके कक्ष में जाकर इस विषय पर अधिक बातचीत नहीं चाहती थी। रसोई में अपने पास अरुंधति को पाकर मैंने उससे दिव्यांश की जाति के विषय में पूछा। उसने जो बताया उसे सुनकर मैंने उस समय चुप रह जाना ही बेहतर समझा। देर शाम फुर्सत के क्षणों में मैंने अभय को दिव्यांश की जाति के विषय में बताया। बताओ भला, बच्चे कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। यदि हम किसी प्रकार मान भी जाएं, तो क्या दिव्यांश के माता पिता ये रिश्ता स्वीकार करेंगे? अभय का सोचना बिल्कुल सही था। हमारे समाज द्वारा निर्धारित जाति व्यवस्था में दिव्यांश अत्यंत उच्च वर्ग से आता था। दिव्यांश के घर वालों को जब अरुंधति और दिव्यांश के बीच की जाति का अंतर ज्ञात होगा, तो क्या वे इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? यही प्रश्न अभय के मन में भी उठ रहे थे। परिवर्तन का समय था या युवा पीढ़ी के विचारों का प्रभाव? दिव्यांश के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए सहर्ष तैयार थे, बल्कि उन्हें मनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं जानती थी
कि ये अरुंधति की बुद्धिमत्ता का भी प्रभाव था। ट्रेनिंग समाप्त होने के तथा नौकरी ज्वाइन करने के पश्चात मैंने अपनी पुत्री का विवाह समय से कर दिया। मेरी पुत्री का वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। अब जबकि मेरे जीवन ने परिवर्तन के अनेक रूप देख लिए हैं, ऋतुओं के अलग अलग रूप मेरे समक्ष आए हैं, जीवन में कभी पतझड़ का सूनापन व्याप्त हुआ तो कभी वसंत ने आकर सहसा खुशियां बिखेर दी। मैं पूर्व निर्धारित पथ पर चलती रही। किसी नए पथ का सृजन मैंने नहीं किया, ना ही प्रयास किया। पढ़ लिखकर भी बने बनाए प्रशासनिक पद पर कार्य कर रही हूँ। मेरी सोच रूढ़िवादी रही, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी। मैं नहीं चाहती ये बदलाव सही है या नहीं, जो भी हो अच्छा है, बच्चे संतुष्ट हैं। मुझे नई पीढ़ी पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि यदि वो मेरे समय में मेरे स्थान पर होते तो जाति की ही नहीं, धर्म की भी दीवारें गिराते हुए बढ़ते। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी खोल दो खिड़कियाँ। दो पीढ़ियों का तुलनात्मक, सजीव और सटीक चित्रण किया है उन्होंने। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।